बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ महवी शबीब। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। कहते हैं जिंदगी में हालात, वक्त और रिश्ते बदलते रहते हैं, और मैं ये समझती हूँ एक चीज़ जो है वो इंसान की ज़िंदगी में कभी नहीं बदलनी चाहिए, वो ये है दूसरों का एहसास करना। जितना ज़्यादा हम दूसरों का एहसास करेंगे, हमारे जो रिश्ते हैं उतनी ज़्यादा अपनी असली हालत में मौजूद रहेंगे। तो कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा हो सके दूसरों का एहसास करें। हम देखते हैं सोसाइटी में एक तरफ गुर्बत है, रिश्वत है, बेरोज़गारी है, ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। ऐसे में हमारा एक दूसरे का एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो एक दफ़ा मिलती है, तो इसे अच्छे से गुजारें और कोशिश करें कि थोड़ा सा सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारी जाए, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई ज़िंदगी गुजारता है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद का वेदर कैसा रहेगा, क्या बारिश होगी या नहीं। देखते हैं हमारे टुडेज वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद का वेदर आज से 2 दिन तक खुश्क और गर्म दिखाई दे रहा है, और हम देख रहे हैं कि सफोकेशन है, हब्स है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 38 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 29 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तमाम महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के छठे स्पेल का आगाज़ हो गया है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में बारिश का कहीं भी इम्कान मुतवक्के नहीं है। लेकिन मानसून है और इसमें हम देखते हैं कि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सा मौसम होता है। कभी हम देखते हैं बहुत तेज़ बारिश है, कभी हम देखते हैं हब्स है, सफोकेशन है, जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है इस पर काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात भी होते हैं। तो ऐसे में मौसम जो है, मौसम का एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एहतियात करेंगे तभी मौसम की शिद्दत से बच सकते हैं। तो अपने आप को डिहाइड्रेट रखने से बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी सेहत अगर बेहतरीन रहेगी और फिर ही आप जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसी तरह से मानसून के मौसम में घर से गैर ज़रूरी तौर पर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि आपकी सेहत कीमती है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद के प्राइड के हवाले से। फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, जहाँ पर अचीवमेंट्स हैं, और इस शहर के लोग जो हैं इस शहर को ना सिर्फ फैसलाबाद में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्राउडली, बल्कि पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि हमारे साथ स्टूडियो में आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी तारुफ जो है वो लाजमी होता है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगी सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा तारुफ जिनकी मैं अभी इतनी तारीफ़ें कर रही थी, जो कि तारीफ़ के हकदार भी हैं, मियां गुफरान अली का। आप वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, 150 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आपके साथ मौजूद हैं। और आपकी अचीवमेंट, आप ऐसे पहले प्लेयर हैं जिनकी अचीवमेंट जो है वो लालपुर म्यूजियम फैसलाबाद में भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप गुफरान? अल्हम्दुलिल्लाह। गुफरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हमें तो बहुत प्राउड फील होता है कि जब फैसलाबाद का कोई पर्सन जो है वो फैसलाबाद को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपको कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। मैं अपने रब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने आप को पूरी दुनिया में प्रेजेंट करता हूँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करता हूँ, अपने इस्लाम का परचम जो है पूरी दुनिया में बुलंद करता हूँ। सही। अभी आपके रिसेंटली ताइक्वांडो के आप प्लेयर भी हैं। किस उम्र में आपको शौक हुआ कि आपको ये गेम चूज़ करना है? जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट की, स्कूल लेवल से, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज लेवल में, फिर यूनिवर्सिटी में चले गए, यूनिवर्सिटी में ताइक्वांडो खेला, 7 साल यूसीपी यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रहा, HEC हायर एजुकेशन कमीशन का भी कैप्टन रहा। उसके बाद 2018 में मैंने पाकिस्तान बाबरा ज्वाइन कर लिया, और उसके साथ साथ फिर जो है मैंने इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो भी खेलने स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल इसी तरह से आप फैसलाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ ये हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी और कामयानी जो है अता करें, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जब हमें हमारे शहर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात होती है। मोहम्मद अली नारू, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि हमारे दरमियान में से ही लोग खेलते हैं और उसके बाद फैसलाबाद को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये कितना प्राउड फील होता है? देखें, अगर तो महविश पाकिस्तान की सतह पर देखा जाए हर चीज़ को, तो हमारे कौमी मुफाद में है। और अगर हमने डिविजनल सतह पर या अपने शहर की सतह पर देखना है तो बिल्कुल हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र भी है। और दूसरा ये कि जिस तरह से अब खेलों की सरगर्मियाँ कम होती जा रही हैं, या जो हमारे नौजवान हैं
वो इससे थोड़ा सा हटते जा रहे हैं। तो जो ऐसे नौजवान हैं, गुफरान जैसे नौजवान हैं जो खेलों को प्रमोट कर रहे हैं और बाकायदा अच्छी सरगर्मियां कर रहे हैं, अच्छा खेल पेश कर रहे हैं और ना सिर्फ अपना बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बेजा नहीं है और ये काबिल इस्ताइश भी होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे इदारे हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं या जो भी शख्सियात हैं, उनको भी चाहिए कि बढ़ चढ़ कर ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए ताकि खेलों को फ़रोग मिले। और अगर ऐसी शख्सियात, ऐसे नौजवान आगे बढ़ते हैं तो यकीन माने कि मुल्क का नाम भी रोशन होता है, साथ में जो सेहतमंदाना सरगर्मियां हैं उनका भी बोलबाला होता है कि हमने किस तरह से खेलों के साथ जुड़े रहना है। और हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बिलखुसूस चीदा से खेल रह गए हैं जिनको कौमी सतह पर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और ये जो दूसरे खेल हैं उनको शायद हम फसर डाल चुके हैं या उस तरफ हम तवज्जो नहीं दे पाते। तो जो खेल है, स्पोर्ट्स है, हर तरह की उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए, उसकी पजीराई होनी चाहिए। और जो गुफरान जैसे नौजवान हैं इनको बिलखसूस एप्रिसिएशन है वो मिलनी चाहिए और मौके मिलने चाहिए कि हर जगह पर जाकर हर खेलों की सरगर्मियों में, तमाम इवेंट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और कम व बेश उनमें जाके पार्टिसिपेट तो करें, वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो हो। अब जैसे कि हम देखते आए हैं गुज़श्ता सालों में बड़े बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी तक नहीं थी, वहाँ पर खेलने तक नहीं गए बच्चे जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, या वो उनको पहुँचाया नहीं गया वहाँ पर। तो जो खेल है वो किसी भी मुआशरे में ना सिर्फ सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देते हैं बल्कि उस मुआशरे के लिए अगर वहाँ पर हम कामयाब होते हैं तो वो काबिल बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम बात करें खेलों के हवाले से तो हम देखते हैं कि आजकल यूथ जो है उस तरह से कनेक्टेड नहीं है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया है, फ़ोन है, हमारी जो ज़िंदगी है आसपास इन्हीं चीज़ों के गिर्द जो है महवर हम लोगों ने बना लिया। लेकिन खेल जो है इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आप फिजिकल एक्टिव रहते हैं, आप मेंटली भी स्टेबल रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है हमें अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करनी चाहिए। गुफरान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप माशाल्लाह इतनी एक बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि फैसलाबाद में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बीइंग अ प्लेयर? समटाइम जब मैंने स्टार्ट में था तो मुझे ये फील होता था कि फैसलाबाद में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसके बाद जी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप अदर सिटी के शिफ्ट हो जाएं, अदर कंट्री शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा कि अगर मैं शिफ्ट हो गया तो ये फैसलाबाद को किसने लेके चलना है। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में मेरे 5 से 6 अपने क्लब्स मैंने बना लिए हुए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्ट हूँ। और जिस तरह के पहले मैं खुद खेलने जाता था, इस दफ़ा आज मैं जा रहा हूँ मलेशिया में खेलने के लिए। आज मेरी रात की फ्लाइट है मलेशिया के लिए, तो मलेशिया में हमारी इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, वो मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें इस दफ़ा मेरे साथ 10 और प्लेयर्स भी जा रहे हैं। उसमें कुछ फैसलाबाद से हैं, कुछ लाहौर से हैं, कुछ KPK से हैं, इस तरह पूरी टीम लेके जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ है कि हमने अपॉर्चुनिटी खुद बनानी है। अगर हम ये रहेंगे जी हमें कोई अपॉर्चुनिटी देगा तो ही हम कुछ करेंगे, तो ये बात गलत है। कुछ चीज़ें हमें खुद क्रिएट करना होती हैं जो आने वाले हैं उनके लिए आसानी पैदा ठीक है। ये जो आपका मलेशिया का टूर है इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए, कितनी टीम्स वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं और पाकिस्तान जो है इसका मैच किस टाइम होगा, किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट के हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह कीजिए। जिस तरह कल हमारी ना जो हेड ऑफ टीम मीटिंग थी, जिसमें क्योंकि मैं मैनेजर और कोच भी हूँ पाकिस्तान ताइक्वांडो टीम का जो हमारी मलेशिया में खेलने जा रही है, तो उसमें जब मैंने चेक किया तो 6000 प्लस प्लेयर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे और 62 कंट्रीज जो है उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक बहुत मेगा इवेंट है और ये 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली चलेगा। उसमें ये होता है कि अब हमें नहीं पता कि हमारा इवेंट किस टाइम पे आएगा, क्योंकि उसमें ड्रॉजिंग होती है, वो शफलिंग हो रही होती है। एट अ टाइम जो है 15 से 20 ना रिंग चल रहे होते हैं, जिनके डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, फाइट्स हो रही होती हैं। तो हमें कोई कंफर्मली टाइम का नहीं आइडिया कि किस टाइम पे होगी। जो हमारी 8, 9 एंड 10 दिसंबर इन 3 डेज में हमारे जो इवेंट्स होंगे। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और फैसलाबाद से लोग जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाकई ही खुशनुमा बात है। हमारी दुआएं जो हैं वो पाकिस्तान के साथ है, आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। इसके साथ साथ गुफरान मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम बात करें एक बड़ा टूर्नामेंट है, इसकी तैयारी के हवाले से किस तरह से तैयारियाँ की गई, मतलब हमारे यहाँ क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि हम ताइक्वांडो के प्लेयर्स जो हैं उन्हें तैयार कर सकें? बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना हमारे इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, उसमें सेंसर स्कोरिंग सिस्टम होता है।
जो कि सिर्फ उसकी एक प्रॉपर जो किट है ना वो तकरीबन 35 लाख की आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास मौजूद है। जो प्लेयर्स हैं हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनली लेवल पे क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके लिए आसानी है। स्टार्ट में मेरे लिए मुश्किल था कि किस तरह जाएंगे, किस तरह प्ले करेंगे, क्या क्या होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि यूज टू हो चुके हैं इन चीज़ों से, तो अब इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करना। हाँ, स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है जब बारिश का इंसान पहला खतरा बनता है तो बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपके जो तवक्कुल है वो आपको बहुत आगे लेकर जाती है। तो मोहम्मद इनारो, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, अगर हम ओवरऑल फैसलाबाद के प्लेयर्स के मिसाल देखें तो आपकी नज़र में वो कौन से मिसाल हैं जिन्हें फौरी हल होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो स्पोर्ट्स है ये आगे बढ़े? महविश, फैसलाबाद की सतह पर अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर हमारे जो सबसे बड़ी चीज़ है और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ना होने के बराबर है। इक्का दुक्का हैं या 3-4 हैं, और अगर हैं वो कोई ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप तक आप महदूद हैं और बड़े पैसे का आपको खर्च करना पड़ता है। और इस जब हम पैसों के साथ लेकर आते हैं स्पोर्ट्स की, तो यहाँ पर हम एक तबके को बिल्कुल अलग कर देते हैं, मीडियोकर या लोअर क्लास, यानी कि वो तो स्पोर्ट्स से फिर सीधा सीधा ही दूर हो गया जब हमने उसकी मेंबरशिप कर दी लाखों में या हज़ारों में। तो जो आम आदमी है, जो आम नौजवान है, वो तो उससे कोसों दूर हो जाएगा। तो फैसलाबाद शहर में जैसे लाहौर में हम देखते हैं कि इंडोर गेम्स के बेतहाशा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं, हर तरह की गेम के हमें मौके मिल जाते हैं, लेकिन फैसलाबाद में वो जो चीज़ है 2 से 3 ऐसे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं जहां पर आपको चीज़ें मिलती हैं और वो भी ना होने के बराबर होती हैं। तो देखें, आपने जब किसी भी चीज़ में कोई काम लेना है तो सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होती है कि आप उसको सहूलियात दें, सहूलियात का फुकदान ना हो, चीज़ें प्रॉपर उनको चीज़ें मिले और बाद में उसमें स्पोर्ट्स में निखार भी आता है और उसको फ़रोग भी मिलता है। और फैसलाबाद में इक्का दुक्का जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं, एक तो उनमें रेनोवेशन के बड़े मसाइल हैं, फिर जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी बारहा जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह से चीज़ें भी पाया तकमील तक पहुंचाई जा रही हैं, हो रही हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसको बाकायदा इस चीज़ के हवाले से प्रॉपरली गाइड किया जाना चाहिए, चीज़ों को लेकर चलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप यूसी की सतह पर भी छोटे छोटे काम करना शुरू कर देंगे ना, यूनियन काउंसिल की सतह पर, ग्राउंड की सतह पर काम करना शुरू कर देंगे, प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मियां गुफरान अली, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। हमारी दुआएं जो हैं वो आप लोगों के साथ है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और आप पाकिस्तान दोबारा जीत कर वापस आएँ। और प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये जो है हमारा नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन कर सके। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट की ज़िंदगी का सबसे अहम मरहला ये होता है कि आगे कौन सी फील्ड का इंतखाब किया जाए, और जिस फील्ड का इंतखाब करना है उसमें स्टूडेंट का पूरा करियर डिपेंड कर रहा होता है। अगर सही फील्ड का इंतखाब हो गया तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक सही डायरेक्शन में चली जाएगी, और अगर गलत फील्ड का इंतखाब हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं तज़ब्ज़ुब रहेगा, उलझने रहेंगी, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का करियर स्कोप जो है उस तरह से नहीं बन पाएगा। तो मैट्रिक के इम्तिहान के बाद किस फील्ड में एडमिशन लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वालिदैन के रोल को भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जहांगीर आप? आज जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले बात करें हम मैट्रिक के इम्तिहानात की, तो इस दफ़ा मैट्रिक के इम्तिहानात का रिज़ल्ट किस तरह से रहा? आज जो हम बात कर रहे थे कि हम देखते हैं कि मैट्रिक के उस तरह से रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पा रहे थे पिछले सालों में, तो क्या इस दफ़ा जो टारगेट था वो पूरा हो सका? अच्छा, मैट्रिक के रिज़ल्ट तो निस्बतन बेहतर हैं क्योंकि 79% रिज़ल्ट रहा और तकरीबन 2.25 लाख बच्चे जो अपीयर हुए थे उनमें से 1,34,000 बच्चे जो हैं वो कामयाब हुए। अच्छा, अलमिया ये है कि हमारी अगर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ को और उनकी फैसिलिटीज़ को देखें तो हमारे स्कूल्स में हर साल मैट्रिक में तकरीबन 2.25 लाख बच्चा अपीयर होता है डिवीज़न में, और फैसलाबाद की बात करें तो वो भी राउंड अबाउट 1 लाख तो फैसलाबाद ज़िले का होता है, बाकी 3 ज़िलों का मिला के 75,000 और सिर्फ फैसलाबाद का तकरीबन 1 लाख बच्चा। और जो पास होने वाले बच्चे हैं, अब उनकी अगर तादाद को देखें तो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस इतने है ही नहीं कि इन बच्चों को अकोमोडेट कर सकें। हमने पिछले सालों में भी ये डाटा कंपेयर किया था कि तकरीबन हर साल 50,000 बच्चा मैट्रिक के बाद ऐसा निकल जाता है एजुकेशन की स्ट्रीम से, पढ़ाई से, कि जिनके पास कोई कॉलेज के लिए फैसिलिटी नहीं है। अब देखें, हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस डिवीज़न में 100 कॉलेज हैं, 50 फैसलाबाद में, 50 तीनों इस्लाम में।
तो उन 50 कॉलेजेस में 600 स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल भी। मैट्रिक करवाने वाले 600 स्कूल हों और इंटर करवाने वाले महज 50 इदारे हों, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर को मिला लें तो फैसलाबाद में तकरीबन 200 कॉलेज हैं, लेकिन हर पेरेंट अपने बच्चे को प्राइवेट नहीं भेज सकता। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उससे क्या होता है कि हर साल हमारा मैट्रिक का तकरीबन 50,000 बच्चा वो स्ट्रीम से आउट हो जाता है। जो फेल हो गए वो अलग हैं, पास होने वालों के लिए भी ऑप्शन नहीं है कि वो फ्री एजुकेशन हासिल कर सकें। फ्री एजुकेशन इन सेंस के 2-3 हज़ार फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वो समझ लें कि आप साल की अगर उसको डिवाइड करें तो वो 200-300 महाना बनती है, वो इतनी फीस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंटर तक एटलीस्ट अफोर्डेबल है फी। लेकिन अगर आपके पास इदारे ही नहीं होंगे, और इसमें भी चूंकि बॉयज़ और गर्ल्स की कॉलेजेस और गर्ल्स के कॉलेज ज़्यादा हैं, बॉयज़ के कम हैं, और ये होते हैं दूर दराज। बिल्कुल। अब देखें कहाँ 600 स्कूल हैं, वो गली मोहल्ले में, या आपके एटलीस्ट आपकी यूनियन काउंसिल में नहीं तो साथ वाली यूनियन काउंसिल में स्कूल मिल जाएगा। कॉलेज आपको कम से कम जाके 10 किलोमीटर फासले पे अगर मिलेगा। बहुत सारे फीमेल तो इस वजह से छोड़ जाती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होते हैं, और मेल को भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो साइकिल नहीं लेके दे सकते, बाइक नहीं लेके दे सकते बच्चे को, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल आपने देखा है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे छतों पे बैठ के सफर करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी एजुकेशन में। इनको इदारे बढ़ा देने चाहिए कॉलेजेस, और ताकि बच्चों को करीब तरीन एक्सेस हो और वो वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज जा सकें। कॉलेज तक एटलीस्ट वॉकिंग डिस्टेंस होनी चाहिए कि बच्चे को ट्रांसपोर्ट में जो छतों पर बैठ के खतरनाक सफर करना पड़ता है वो ना करना पड़े, जो रिक्शा लगवाना पड़ता है वो ना लगवाना पड़े, और जो बाकी ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए बाइक लेके देना, तो साइकिल लेके देना भी मेरे ख्याल से महंगाई बहुत हो गई है, ये कॉमन। तो एजुकेशन में दो मसाइल मेन मैं समझता हूँ जो बच्चों की राह में रुकावट है। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें तो ऐसा भी तो होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें। हम देख रहे हैं कि कुछ कॉलेजेस में ये फैसिलिटीज़ है फीमेल के, लेकिन जो है बॉयज़ कॉलेजेस वहाँ पर ये फैसिलिटेशन नहीं है। वहाँ पर तो ज़रूरत ज़िंदगी जो फैसिलिटेशन एक आम स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए वो बड़ी मुश्किल से उसके क्राइटेरिया को मीट किया जा रहा है। अच्छा, कॉलेजेस में ना जो हम बातें करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की और वुमेन राइट्स की, तो कॉलेजेस में इससे उलट है। मुझे लगता है बॉयज़ के राइट्स की बात करनी चाहिए कि तमाम गर्ल्स कॉलेजेस के पास तो बसें मौजूद हैं, चाहे एक बस हो या 2 बस हो, मोस्टली उनके पास मौजूद है कि कुछ रूट्स पे उन्होंने लगाई हुई हैं बसेस। लेकिन बॉयज़ कॉलेजेस में कोई बस नहीं है फैसलाबाद में। तो यहाँ पर ये तकसीम नज़र आती है कि आप फीमेल को अच्छी बात है अकोमोडेट करना, लेकिन बॉयज़ का भी उतना ही हक है। छतों पे गिरने के कई वाक़यात आते हैं क्योंकि बॉयज़ मजबूरी में छतों पे सफ़र करते हैं, और इस वजह से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ना सिर्फ फीमेल कॉलेजेस बल्कि मेल कॉलेजेस में भी बसें फराहम करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मेन रोड पर कॉलेजेस हैं और उसमें जो बच्चे आ रहे हैं देहात से वो सारे बेचारे सुबह सुबह या दोपहर के वक्त छतों पे बैठ के सफर करते हैं। और आपको पता है गर्मियों का मौसम हो सर्दियों का हो, छत पर बैठ कर करना खतरनाक तो है ही, उसके साथ वेदर के हवाले से भी आप बीमार पड़ सकते हैं, और होते भी हैं बच्चे बीमार, गर्मी लग गई सर्दी लग गई, दोनों मौसम है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि ना सिर्फ फीमेल पे फोकस करें बल्कि बॉयज़ कॉलेजेस को भी ट्रांसपोर्ट फराहम करें, और करीब जो भी देहात लगते हैं उनका एक रूट बना दें। एटलीस्ट एक रूट हर कॉलेज का होना चाहिए कि उसके करीब करीब जितने देहात हैं वहाँ से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह से एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन, हम ये स्लोगन तो देखते हैं, लेकिन इस स्लोगन के पीछे जितनी आसानियाँ हमें पैदा करनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, वो एक लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि जब हमारी जो यूथ है वो एजुकेटेड होगी तो हम देखेंगे कि हमारा पाकिस्तान जो है वो एम्पावर होगा। तो मैं नारू इसी सिलसिले में आपसे भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि हम देख रहे हैं कि फैसिलिटेशन उतना नहीं है, और मैट्रिक के बाद अगर हम देखें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सी फील्ड का इंतखाब किया जाए। देखिए महविश, पहले तो जैसे हमने अभी जिक्र किया है कि मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद है जो कि तालीम के सर्कल से बाहर आ जाती है किसी न किसी मजबूरी की बिना पर, या फिर महंगी आगे तालीम है प्राइवेट सेक्टर की उसकी बिना पर, या फिर सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ना होने की बिना पर। तो देखें, एक जो बच्चा जिसने मैट्रिक क्लियर किया है उसका ये हक है कि वो इंटर की क्लासेस में बैठे, उसके जितने भी मार्क्स हैं, ये कतई नज़र के उसके मार्क्स कम हैं या ज़्यादा हैं, हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि उसने जितने भी परसेंटेज से लेकर पास तो हुआ है ना वो, तो उसका हक है कि वो इंटर की क्लासेस को ज्वाइन करे।
अब प्राइवेट सेक्टर में फीसों का अंबार है और जो सरकारी कॉलेजेस में हैं तो उनमें सीटें काफ़ी महदूद हैं। एक वक्त था जबकि हमें सारे का सारा जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो बड़ी तादाद में सरकारी कॉलेजेस में पहुंच जाते थे और पढ़ाई का सिलसिला जारी रखते थे। अब चूंकि मेरिट बहुत बन चुका है, मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है और जहां पर कुछ अदवार पहले जो 70% 80% पर स्कॉलरशिप मिल जाती थी, अब 95% पर भी जाकर नहीं मिल रही। तो ऐसे में फिल फोर जो सबसे पहली चीज़ है, जो हमारी हुकूमत वक्त नारा भी लगाती है कि जो तालीम है वो सबके लिए है और पंजाब हुकूमत जैसे कारनामे सर अंजाम दे रही है ऐसे पहले शायद किसी ने नहीं दिए। ये उनका नारा है, हमारा कहना नहीं है। अब जो इन्होंने बजट पेश किया है, बजट आया है, बजट में भी हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी रकम बगैर किसी शुबे के रखी गई है। अब वो अमलन हमें नज़र कब आएगी? जब हमारी जो कॉलेजेस की तादाद है वो बढ़ेगी, अच्छी फैसिलिटी आएगी और जो हमारा एक यूसी लेवल की सतह है या कमोबेश 2 से 3 यूसी लेवल की सतह पर हमें एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा जहां पर वो आप को एजुकेशन के लिए कर दें या महदूद कर लें, जिस तरह से भी आपने करना है। लेकिन हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात हैं वो मैट्रिक के बाद तालीम से हटते हुए हमें दिखाई नहीं देने चाहिए। जब हमें पता है कि जो तमाम मसाइल का हमारे हल है वो तालीम में है, वो एजुकेशन में है, वो हुनरमंद होने में है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा या फिर जो टेक्निकल बुनियादों पर कॉलेजेस हैं या फिर जो हमारी रवायती तालीम चल रही है इस लिहाज से भी हमें इनको बनाना चाहिए और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंटर की क्लासेस तक जाने चाहिए। अब आ जाए दूसरा सवाल जो आपने किया है कि वो हमारा क्या होना चाहिए, हमने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए बेहतर है। तो अब काफ़ी हद तक जो महविश वालिदैन हैं वो ये समझ चुके हैं कि हमारे जो फैसले हैं वो थोपे नहीं जा सकते। हम ज़बरदस्ती अपनी पसंद की जो चीज़ है वो तलबा से, बच्चों से नहीं करवा सकते। अगर मजबूरन आप करते भी हैं या करवाते भी हैं तो आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे ज़हनी सतह पर कि वो पढ़ाई उस अंदाज में नहीं कर पाएगा जिस अंदाज से वो करना चाहता है या जो उसका इंटरेस्ट है। अब करना क्या चाहिए? यहाँ पर वालिदैन को पहले तो जो तरजीह होनी चाहिए वो यही है कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसके सब्जेक्ट। अगर वो दावेदार है, वो कहता है कि जी मैंने मेरा रुझान इंग्लिश की जानिब है, तो आप उसको आर्ट्स की जानिब आने दें। आपने क्यों उसको साइंस की जानिब लेकर जाना है? और उसके जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो भी इंग्लिश में खासे बेहतर हैं। और इस तरह से आर्ट्स को तो हमारे यहाँ आजकल एक फोबिया समझा जाता है। अगर एक बच्चा कह दे कि अपने पेरेंट्स को कि मुझे आर्ट्स की फील्ड में जाना है या मेरा इंटरेस्ट है या मैं एफए करना चाह रहा हूँ, FAIT करना चाह रहा हूँ, तो पेरेंट्स के ज़हन में सबसे पहला सवाल आएगा कि हमारे जो साथ वालों का जो लड़का है वो तो जा रहा है ICS में, वो जा रहा है FSC में, तो हमारी नाक कटा दोगे। तो ये चीज़ भी हमारे स्टूडेंट को इतना डिप्रेस्ड कर रही है। इसमें ये देखें, ये जब हम साथ वालों की, और ये बड़ा मतलब कि टिपिकल सा हमारे यहाँ पर माहौल बन चुका है कि मिसाल भी हमने देनी है तो हमने किसी न किसी की ऐसी देनी है। देखिए, जब आप किसी बच्चे का मुवाजना करते हैं ना, ये साइंस प्रूव कर चुकी है, जब आप किसी को मुवाजना करेंगे ना किसी के साथ तो वो पहले ही डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मुवाजने में जाएगा और एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। आपका बच्चा जो है वो दुनिया में आया, कुछ ना कुछ सलाहियतें लेकर आया। अगर सब कुछ पड़ोसी का बच्चा था तो ये बच्चा दुनिया में आता ही ना। अगर आया है तो दुनिया में कुछ करने आया, ये तो आप समझ आए, सादा सी बात है। अब देखें उसका इंटरेस्ट क्या है, और जो उसका इंटरेस्ट है वो उसकी मुताबिकत वो मार्क्स भी ले रहे हैं। इंग्लिश में उसके अगर 80 से अबव मार्क्स है, मतलब कि उसका इंटरेस्ट है, वो अच्छा शो कर सकता है उसमें, अच्छा आगे मुस्तकबिल में उसका फ्यूचर बन सकता है, तो आप उसको करने दें। अब किसी की मिसाल देकर या किसी के साथ जोड़ना ये आपके बच्चे के साथ ज्यादती है। उसको मौका फराहम किया जाना चाहिए और पेरेंट्स को यहाँ पर चाहिए कि मौका फराहम करने के साथ साथ उसका बाजू बने, उसका साथ दें और उसको बोलें कि जनाब आप कर सकते हैं, आप करें, आप जो चाहते हैं करें, इतना वक्त है आपके पास, हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसे ऐसे होगी चीजें। तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए थोड़ी सी हिम्मत करें। अब कौन सी जनरेशन का टाइम आ चुका है, स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद है जो कि अपनी दिल की बात नहीं कह पाती, वालिदैन से कर नहीं पाते कि जनाब मैं ये करना चाहता हूँ, ये वो एक चीज बिठा दी है कि फलां का बच्चा डॉक्टर बनना है, फलां है ऐसे ऐसे, तुम्हारी उस कजन ने इतने मार्क्स लिए थे वो FSC कर रही है, फलां। हम ये नहीं कर रहे कि FSC नहीं करनी है या आपने क्या नहीं करना, आपने देखना है अपना इंटरेस्ट, आपने सही फील्ड का इंतखाब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप सही फील्ड का इंतखाब करेंगे तब आपको प्रोफेशनल करियर में भी ग्रोथ मिलेगी और आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है कि मैट्रिक के इम्तिहान के बाद कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया जाए, आगे किस फील्ड का इंतखाब किया जाए, क्योंकि ये जो टाइम है ये बड़ा क्रूशियल होता है कि आप इसमें जो भी फील्ड का इंतखाब करेंगे वो एटलीस्ट जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आप 16 ईयर एजुकेशन एटलीस्ट नहीं कंप्लीट करते, तब तक आपके साथ रहती है। तो सही फील्ड का इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिफरेंट फैक्टर्स समझे कि कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, लेकिन इसी के साथ साथ हम वालिदैन के रोल को भी डिस्कस कर रहे थे कि आज के वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दें, एम्पावर करें, उनके डिसीजन को सपोर्ट करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहांगीर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि वालिदैन के रोल के हवाले से बात कर रहे थे कि मैट्रिक के स्टूडेंट अमूमन ये समझा जाता है कि वो मेंटली उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते कि किस फील्ड का इंतखाब किया जाए, इस वजह से पेरेंट्स उनकी जगह डिसीजन ले रहे होते हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अच्छा, मैट्रिक का बच्चा वो बच्चा नहीं होता, तो हम बच्चा कहते हैं, बल्कि हम तो एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में एतराज़ आ गया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बच्चा ना कहा जाए। तो ये हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। हम पूछने से पहले अपनी राय उन पर थोप देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि आप बताओ आप क्या चाहते हैं। तो जब आपने उसको बम्बारमेंट कर दी, उसके ऊपर आपने उसको, जो हमारे यहाँ एक मैथ कम्युनिकेशन में मैजिक बुलेट थ्योरी होती है कि हमने बुलेट उसको इंजेक्ट कर दी, उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि बताओ अब कैसा फील हो रहा है। तो हमें चाहिए कि उससे पहले उसको कंफर्टेबल करें, उसे पढ़ाई में उसको करने दें ग्रो, उसके टीचर से बात करें। अब देखिए, अगर आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, या पेरेंट्स समझ रहे हैं कि बच्चा अभी बच्चा है और उसको नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो उसके टीचर से कंसल्ट करें कि हमारा बच्चा किस टाइप का बच्चा है। अब देखिए, हर बंदा सोशल नहीं हो सकता, ठीक है, हर बंदा साइंटिस्ट नहीं हो सकता, हर बंदा आईटी की फील्ड में नहीं जा सकता, ठीक है, हर बंदा स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और मुख्तलिफ टाइप्स होती है ना लोगों की। तो आप उसके टीचर से कंसल्ट करें कि आप इसको 4 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं, या इवन सिर्फ अगर मैट्रिक के 2 साल ले लें कि आप 2 साल से इसको पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें थोड़ा सा बताएं, गाइड करें, हमें मशवरा दें कि ये बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इसके मार्क्स किस में अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं, हो सकता है मार्क्स किसी और सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे हों लेकिन वो अच्छा किसी और में हो, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ उसकी मेमोरी को चेक करता है, उसके रट्टे को चेक करता है, उसकी समझ बूझ को नहीं चेक करता। हो सकता है कि समझ बूझ के हवाले से किसी और में अच्छा हो लेकिन उसमें उसका रट्टा ना लग रहा हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है, किसी मुख्तलिफ टेस्ट में तैयारी करवाते हैं, एवरीडे साइंस, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे एवरीडे साइंस में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में उनके मार्क्स देखें तो बड़े एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो समझ बूझ तो है लेकिन उसमें रट्टा नहीं है। तो अगर वो एवरीडे साइंस में अच्छा है, वो चीज़ों को जज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर आपने क्या सोचना है। और अगर उसका रट्टा अच्छा है, फलां सब्जेक्ट में रट्टा अच्छा है, उसको लेके चलना है, तो दुनियावी तौर पर और ज़ाहरी लिहाज पर तो वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, हम कहते हैं अच्छे डॉक्टर नहीं है, देखो रट्टे लगा लगा के नंबर ले लेके डॉक्टर बन गया, लेकिन उसमें एहसास है ही नहीं, लोगों का एहसास कि पेशेंट के साथ अगर वो अच्छे से डील करेगा उसकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर वो मशीन बन के पैसे छापने के लिए किसी आम बंदे को टाइम ही नहीं दे रहा, किसी को चेक ही नहीं कर रहा, इंसानियत है ही नहीं उसमें, तो फिर वो डॉक्टर अच्छा कैसे होगा? डॉक्टर होगा, कमाई कर रहा होगा, ज़ाहरी लिहाज से वो बड़ा होगा जी, ये बड़ा कॉम्पिटेंट, घर में डॉक्टर मौजूद है। एथिकली, मॉरली और हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है ना, वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो हमें एक सोसाइटी को अच्छे लोग चाहिए, अच्छे प्रोफेशन खुद ही बन जाएंगे, बिल्कुल अच्छे इंसान होंगे, अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम करेंगे, खलूस नीयत से होंगे, लोगों का एहसास करेंगे, गेड़े नहीं करवाएंगे लोगों को, चीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क है उसमें ये सारी चीज़ें साइड पे हैं, उसमें इखलाकियात को जज नहीं किया जाता, उसकी मोरालिटी को, उसकी वैल्यूज़ को, उसकी बाकी सारी जो ऐसी चीज़ें जो हमें सोसाइटी को एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें हमारा एजुकेशन इग्नोर करता है। बिल्कुल, हम सिर्फ देखते हैं ज़ाहरी तौर पर वो बच्चा पैसे कमाने के काबिल बन सकता है, नहीं बन सकता। हमारा एजुकेशन सिस्टम पैसे के इर्द गिर्द हमने घुमा दिया हुआ कि जी बच्चा पढ़ेगा तो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब इससे बहुत ज़्यादा मुझे इख्तलाफ है कि हर बच्चा जॉब के लिए नहीं बना। बिल्कुल, आप बच्चों में क्रिएटिविटी को किल करते हैं अपने एग्जाम सिस्टम के नाम पे। वही बात कि एवरीडे साइंस में बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में उसके नंबर ही नहीं आ रहे क्योंकि उसको रट्टा नहीं लगाना आ रहा। उसको ये तो पता होगा कि अगर क्रिकेट में बॉल फेंका जाए
तो वो क्या क्या रीजंस होती हैं, इसमें फिजिक्स के कौन कौन से कवानीन होते हैं कि इसमें स्पीड है, एक्सेलरेशन है, उसका एंगल क्या बनेगा, वो तो उसको जनरली समझ में आ सकता है, लेकिन उससे कहें कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताओ, शायद वो एक्सप्लेन ना कर सके। बिल्कुल इसी तरह तो से। ये हमारे यहाँ मैं समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम में कुछ 50-50 वाला करना चाहिए कि 50% मेमोरी को चेक करें और 50% उसकी बाकी जो हिडन क्वालिटीज हैं वो चेक करें। तो उससे सोसाइटी में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे के नंबर 99% होते हैं, लेकिन वो ना तो अच्छा वोकल होता है, ना अच्छा वो ह्यूमन उसका होता है, ना उसकी इंटरेक्शन लोगों के साथ होती है, ना वो सोशल होता है। तो आप बच्चे को किताबी कीड़े बना के आप डॉक्टर, इंजीनियर और फलां तो बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमें कोई साइंटिस्ट नज़र आ रहा है, हमें कोई ऐसा डॉक्टर नज़र आ रहा है कि हम जब भी कोई बीमारी आती है उसकी वैक्सीनेशन के लिए हम बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? हमारे डॉक्टर कहाँ हैं जो इतना पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए हैं जी? क्या किया, रट्टे लगाए हैं बस, मेडिसिन कंपनियों के नाम लिख के प्रेस्क्रिप्शन पे वो कमाई कर रहे हैं, बाहर के टूर लगा रहे वो हैं। अक्सर आपकी बात तो मुझे वो याद आ सारी जाती है चीजें। फार्मेसी के हवाले से, जब भी मैं डी फार्मेसी के किसी स्टूडेंट को देखती हूँ कि फार्मेसी करने के बाद आप क्या करेंगे जी, मैं अपनी जो दुकान फार्मेसी, हाँ फार्मेसी बनाऊंगा। तो अपने करियर के स्कोप के हवाले से अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं हम किसी फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं, कभी हमारे पेरेंट्स के कहने पर, कभी हमारे फ्रेंड्स उस फील्ड में जा रहे होते हैं, लेकिन हम उसके स्कोप को नहीं समझते। आप जिस भी फील्ड का इंतखाब करें, आया पहले तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करें, अगर आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं भी हुआ, फॉर एग्जांपल एक डिसीजन आपके पेरेंट्स ले लिया गया है, तो फिर उस फील्ड के मुताबिक थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी जस्तजू करें, ताकि आप उस फील्ड को समझें और अपना करियर उसमें बेहतरीन बनाएं। तो नारो, यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि रवायती एजुकेशन है, ICS है, FSC है, ICOM किसी दौर में काफ़ी ज़्यादा इन रहा है, क्या ये फील्ड ज़्यादा बेहतर है या स्टूडेंट्स को स्किल्ड एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, मैं विश इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, जहांगीर साहब ने बड़ी मुदल्लल अंदाज में जो तमाम तर ज़ाविये हैं वो इसके समझाएं, और यकीन मानिए कि उसमें तमाम तर वो गुफ्तगू का वो सब कुछ मजमुआ आ गया है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को जानने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो अभी तक हम इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे कि हमने करना क्या है। देखें, एक बच्चा ICS करता है, वो FA करता है, FSC करता है, कुछ भी करता है, तो उसके बाद हमारे सिस्टम की ये नलायकी है कि उसको अगर वो जॉब के लिए पढ़ रहा है तो उसको जॉब क्यों नहीं मिल रही है। अभी तक हमने रोजगार के ऐसे मौके क्यों नहीं पैदा किए कि जो 3-4 चीज़ों से हटके है ही नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, या फिर रवायती जो हमारे नक्शा निगार हैं, इससे हटकर कुछ भी आप कह लें। तो क्या हमने 4-5 चीज़ों के अलावा अभी दुनिया नहीं देखी, या हमारे यहाँ पर मौके पैदा नहीं हो रहे? तो इस पे दो तरफा गुफ्तगू की जा सकती है। एक कि हमारी हुकूमत ऐसे इदारे बनाने में नाकाम रही है जो कि जदीद एजुकेशन को हमारे यहाँ पर राइज कर सके और उसके मुताबिक जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आ सकें, लोगों को नए नए रोजगार मिल सकें। और दूसरी जानिब हमारे स्टूडेंट्स का जो एक रवायती रुझान है कि वो चीज़ों को एक राह पर चलने के आदी हो चुके हैं और इनमें रिस्क टेकर्स ना होने के बराबर रह चुके हैं कि हमने रिस्क तो लेना ही नहीं है। जो हमारे दादा ने किया, अब्बा ने किया, चचा ने किया, ताया ने किया, वही राह शायद सही है, उससे हटकर कुछ करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि कामयाबी का सिंबल हमारे ताया जान है या चचा जान है जिनके पास एक गाड़ी है, अच्छा घर है। तो ये सब चीजें हमने देख ली। अब कामयाबी का म्यार फकत अपनी जात तक महदूद कर लेना, ये तो फिर या कह लें कि खुदगर्जी है। आपकी कामयाबी तो तभी है जब आप एक ऐसी शख्सियत बने हैं जिसकी जो फलाह है, जिसकी वजह से लोगों के लिए आप सूदमंद साबित हो रहे हैं किसी न किसी अंदाज में। आप किसी भी पैशन में हैं, कोई भी प्रोफेशन है आपका, वो फकत आपकी अर्निंग तक महदूद नहीं है, उससे कई लोगों को फायदा मिल रहा है। अब देखें, आप कुछ भी करें, अगर आपकी जात फलाह के लिए है, आपकी ज़ात ऐसी हो चुकी है कि लोगों के लिए आप मुफीद बन चुके हैं, तो वो भी कामयाबी है। अब हमने कामयाबी का एक सारे का सारा जो मजमुआ है वो शायद पैसा बना लिया है कि अच्छा जो सैलरी पैकेज है वो है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, एक हमारा जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, शायद वो कामयाबी है। अब कामयाबी का म्यार जब इतना छोटा सा रह जाएगा तो वहां पर फिर हमने क्या बड़ी इजाज़त करनी है, लोगों के लिए हमने क्या काम करना है। और इस तरह से अगर हमने देखनी है चीजें, तो देखें मेरी जो मिल ओनर है, फैक्ट्री का मालिक है, वो तो 20 घर चला रहा है, फकत खुद भी कमा रहा है और लोगों के लिए भी उसका रोजगार है। तो वो खुद मेरे ख्याल से मैट्रिक होता है या इंटर किया होगा उसने, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री खोल ली। तो यहाँ पर हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हम बार बार सर पीटते हैं कि जनाब
इसे असर खुद नो तरतीब देने की ज़रूरत है कि हमारे जो तलबा हैं वो इस रवायती तालीम से, इस रवायती सिस्टम से बाहर निकल सकें। अब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच रही है, क्या इजादात हैं, क्या रिसर्च हो रही है, लोगों के बिहेवियर पर रिसर्च हो रही है कि क्या क्या सोसाइटी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए, आने वाले सालों में हमें क्या क्या परेशानियां सामना करना पड़ रहा है, और हम सिर्फ हाल ही से बाहर नहीं आ पा रहे कि आज हमने क्या करना है, आज की रोटी हमने कैसे चलानी है, किराया हमने कैसे निकालना है, बिल हमने कैसे अदा करने हैं, और जो महीने का राशन है वो इस बार कैसे आएगा। तो जब हमारी सोसाइटी इस चक्कर में ही पिसती चली जाएगी तो हमने इजादात क्या करनी है, हमने लोगों के साथ मुकाबला क्या करना है, हमने दुनिया को कैसे फेस करना है। तो ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि हमारे तालीमी सिस्टम के आगे आके खड़े हो जाते हैं कि आया हम साल से इतनी बड़ी तादाद में डिग्रियां देते आए हैं, डिग्रियां बांटते आए हैं, पीएचडी हमारे खत्म नहीं होते, एमफिल फिलोसफर हमारे खत्म नहीं होते, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी में हमारा क्या किया जा रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, तो उसके आगे बिल्कुल इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर रिसर्च के हवाले से बात हो, न्यू इनोवेशन के हवाले से बात हो, तो वहाँ पर हमारा रोल जो है वो मैं समझती हूँ कि अभी 10% भी नहीं है। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारे इदारे जो हैं इस पर एक्टिवली काम करें, और ये तभी होगा जब हमारे स्टूडेंट उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फील्ड चूज़ करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, और व्यूवर्स की ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन ये होता है कि उनकी सालगिरह का, आपकी सालगिरह के दिन को हम शामिल कर सकते हैं हमारे सिटी एट 10 के प्रोग्राम में। उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी होंगी। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया गया नज़र आएगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने साथ ही साथ वीडियो क्लिप्स, ताकि आपकी सालगिरह जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे इस प्रोग्राम में। और आज जो है साहबजादा हसीब जो है अपनी सालगिरह मना रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे साहबजादा हसीब, आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। बढ़ाते प्रोग्राम को आगे, और अब बात करते हैं, जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम मैट्रिक के रिजल्ट के बाद का होता है कि कौन सी फील्ड का इंतखाब किया जाए। स्किल्ड एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। जहांगीर, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ कि क्या स्टूडेंट ICS, ICOM या FSC की जानिब ज़्यादा जा सकते हैं, या टेक्निकल एजुकेशन है जिसमें हमारे वोकेशनल कॉलेज हैं उसकी तरफ उस फील्ड का रुख किया जाए, क्योंकि हमारे पास कॉलेजेस की तादाद ऑलरेडी आपने बताया कि ना होने के बराबर है। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन है वो यही है कि हम एक स्ट्रीम को लेके अंधाधुंध सब बच्चों को उस पर डाल देते हैं। जैसे आजकल हर बंदा कह रहा है कि टेक्निकल। ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्ची को आप टेक्निकल साइड पे उसको धक्का दे दें। अब देखिए, मैट्रिक में मैं कहता हूँ कि आप पेरेंट, टीचर और बच्चा मिलकर ये फैसला करें कि बच्चा कितने पानी में है। जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चे को भी नहीं पता, उसने दुनिया नहीं देखी, उसको एक्सपोजर नहीं पता, उसको फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन टीचर को तो पता है, पेरेंट को तो पता है, उन्होंने तो दुनिया देखी। दोनों अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चे का फैसला करें और बच्चे को मशवरा दें, गाइड करें बल्कि उसको कि ये ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आप कौन से। अच्छा, हम बच्चे को ऑप्शन ज्यादा नहीं देते, उसको बताते नहीं कि ये रास्ते हैं, आप किस रास्ते पे जाना चाह रहे हो। हम उसको एक रास्ता दिखाते हैं, यही रास्ता है तुम्हारे, ये भी ज्यादती है। उसको ऑप्शंस दें, उसको देखें और उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको मशवरा दें। देखिए, अगर आप एक टारगेट नहीं अचीव कर सके, जैसे हर दफा ये एग्जाम्पल दी जाती है MBBS की कि आप 5,000 के करीब बच्चा उसमें जा सकता है हर साल। तो अगर 50 लाख बच्चा या 5 लाख बच्चा या 5 जितना भी बच्चा वो उसका टारगेट सेट कर रखा है, तो उसमें से इसका मतलब कि वो जो 5, 10, 20%, 15% बच्चे तो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। हमने सेकंड ऑप्शन ही कोई नहीं दी बच्चों को। फिर क्या होता है, बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है, मायूसी हो जाती है। वो मुख्तलिफ जगहों पे, इवन मैंने देखा है बायो पढ़ने वाला बच्चा फिर कह रहा होता है मैंने तो कंप्यूटर पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे MBBS में फेलियर के बाद जब वो अचीव नहीं कर पाते स्पेसिफिक टारगेट, तो वो कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं। हालांकि कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ पढ़ा होना बहुत जरूरी है, मैथ इज बेसिक। तो आपको अगर उसकी बुनियाद ही नहीं है, आप बुनियाद उसकी 12 साल 14 साल पढ़ रहे हैं बायो के माइंडसेट के साथ, और फौरी आपने एक फेलियर के बाद उसको डिसाइड कर लिया कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा, आपको रिलेटेड ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि अगर मैं MBBS नहीं कर सका तो MBBS और बायो से रिलेटेड कौन सी चीजें।
इसका मतलब ये है कि आप बायो मजबूरी में पढ़ रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही। आप सिर्फ रट्टे लगाई जा रहे थे, आपका इंटरेस्ट था ही नहीं, आप MBBS का टारगेट लेके पढ़ रहे थे, लेकिन वो अचीव नहीं हुआ। वो अचीव इसलिए नहीं हुआ कि आप उस काबिल ही नहीं थे। तो आपने एकदम से 180 का एंगल शिफ्ट किया कि इधर जा रहे थे और इधर चले गए। तो इसका मतलब जितना सफर आपने तय किया है, वापस आने में पहले उतना आपका बिल्कुल, और वक्त फिर जाया बेसिक्स होगा। का भी आपको नहीं पता चलेगा। तो ये हमारे यहाँ बच्चों को रिलेटेड ऑप्शन जो हैं वो देने चाहिए कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये ऑप्शन है, ये नहीं कर सकते तो ये ऑप्शन है, ये नहीं कर। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा सीधा उठ के सब्जेक्ट ही चेंज कर देता है। तो उससे रिलेटेड ऑप्शन बेशुमार मौजूद है। जैसे हमने पहले भी कई प्रोग्राम में कहा कि मोर देन 50 ऑप्शन तो जिस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। तो हमारे बच्चे को 2-3 ऑप्शन के अलावा पता ही कुछ नहीं होता। तो हमें टीचर को ये चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चे को थोड़ा सा गाइड करें कि बच्चा जाके अंधाधुंध एप्लीकेशन ना फेंकता जाए कि मैं यहाँ भी एप्लीकेशन दे दूं, या ट्रेंड को ना देखें। अब ट्रेंड क्या होता है कि आपने तो सारी उम्र बायो पढ़ी, आपने देखा आजकल कंप्यूटर का स्कोप है तो सारे कंप्यूटर में चल पड़े। ऐसे ही है। तो उसमें फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आपकी बुनियाद 12-14 साल बायो के माइंडसेट के साथ है, मैथ आपका है ही नहीं जो 4 साल से आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, या 2 साल से मिनिमम नहीं पढ़ा। तो फिर आप 2 साल के गैप के बाद जब किसी सब्जेक्ट में आएंगे तो आपको दोबारा अलिफ बे से शुरू करना पड़ेगा। तो जिस तरह माजी में होता था कि छठी से जाके ABC शुरू होती थी, तो इसी तरह से आप बच्चे का वक्त ज़ाया करेंगे, उसको रिलेटेड ऑप्शंस बता दें ड्यूरिंग मैट्रिक और बिल्कुल इसी तरह से हम इंटरमीडिएट। अगर ऑप्शन नहीं बताएंगे, आप देखते हैं कि बच्चे के सामने एक ही फील्ड रख दी जाती है कि आपको इस फील्ड में जाना है, और फिर बच्चे के पास कोई ऑप्शन स्टूडेंट के पास अच्छा, नहीं इसमें एक बचता। और पॉइंट ये है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो फिर जनरल एजुकेशन में ही रहना चाहिए, लेकिन आपके नंबर अगर एवरेज आ रहे हैं तो टेक्निकल साइड पे फिर जाना चाहिए। सबको टेक्निकल साइड पे भी नहीं जाना चाहिए और सबको जनरल एजुकेशन को भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने ये बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड सेट हो जाता है। अगर हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है तो हम देखेंगे कि 70 to 80% फील्ड का इंतखाब उस तरफ होगा, बगैर ये सोचे समझे कि हमारा इंटरेस्ट इस फील्ड में है या नहीं है। ऐसे में सही करियर काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर आपके मैट्रिक के स्टूडेंट, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो जब तक आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी फील्ड का इंतखाब करना ज़रूरी है। तो कोई भी फील्ड चूज़ करें, चूज़ वाइजली। ये चीज़ जब आप करेंगे तो आपको आपकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी और आपको रास्ता भी नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नारू, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, क्योंकि स्टूडेंट की ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात ये होते हैं और टाइम इज़ मनी, और इसे सही तौर पर इन्वेस्ट करना ही असल इसकी कीमत है। आई होप सो कि मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम यहाँ हमारा ये वाला सेगमेंट जो है वो थोड़ा यूज़फुल रहा हो और उन्हें अपनी सही फील्ड का इंतखाब करते हुए मदद मिली हो। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अब बात करते हैं आज के प्राइस रेट के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि एक आम शहरी को, हाँ वो खातून हो या मर्द हज़रात हो, तो कहीं ना कहीं हमें डेली अशिया के हवाले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आज सब्जियाँ किस रेट में मिल रही हैं, चिकन की क्या प्राइस है। इन सब चीज़ों से अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें कहीं पर भी कोई रेट ज़्यादा ना मिले। तो देखते हैं आज के भाव सेगमेंट में कि सब्जियों की क्या प्राइस है। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी, बताइएगा कि आज चिकन, सब्जी और दालों की क्या प्राइस है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है और ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो 22 रुपये इजाफे के बाद 526 से 548 रुपये हो चुका है। अंडे फार्मी 1 रुपये महंगे होते ही 280 रुपये हो चुके हैं। आलू 84 रुपये फी किलो है। प्याज 10 रुपये इजाफे के बाद 50 से 60 रुपये हो चुका है, जबकि टमाटर 3 रुपये इजाफे के बाद 85 से 88 रुपये हो चुका है। अदरक चाइना बगैर इजाफे के 420 रुपये पर कायम है। लहसुन हरनाई 245 रुपये फी किलो है और इसी तरह सब्जी मिर्च 18 रुपये कमी के बाद 98 से 80 रुपये हो चुका है। फूल गोभी 10 रुपये कमी के बाद 155 से 145 रुपये हो चुके हैं। बंद गोभी 100 रुपये फी किलो पे दस्तियाब है। टिंडे 190 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। इस तरह की है कि 175 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। बैंगन 80, खीरे 95, मटर जो है वो 250 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 190,
और इसी तरह भिंडी तोरी जो है वो 145 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। गाजर चाइना 95 और अरबी जो है वो 85 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। फलों में देखा जाए तो सेब बाजार 30 रुपये कमी के बाद 230 से 200 रुपये हो चुका है। केला 10 रुपये कमी के बाद 150 से 140 रुपये फी दर्जन पर कायम है। आम चौंसा 180, अमरूद जो है वो 50 रुपये फी किलो में दस्याब है। आलू बुखारा 180 रुपये फी किलो में दस्याब है, जबकि खुबानी मोटी 210 रुपये फी किलो में दस्याब है। देखा जाए तो फलों और सब्जियों की कीमतों में रद्दबदल रिकॉर्ड हुआ है, जबकि जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमत के अंदर जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता आवाम का यही मुतालबा है कि फल और सब्जियों की कीमतों में मज़ीद कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, अब बात करते हैं बहुत ही अहम लेकिन एहसास टॉपिक की। ये टॉपिक जो है ये हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है, हमारी नॉर्म्स को, हमारी वैल्यूज़ को। एक अंदाजे के मुताबिक फैसलाबाद में गुज़श्ता 6 माह के दौरान अगर 13,000 निकाह हुए हैं तो उसमें से 6,000 जो है वो तलाक, खुला और सेपरेशन के केसेस सामने आए हैं। ऐसे में ये हमारे ख़ानदान की वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए ये इशू काफ़ी ज़्यादा नाजुक भी है और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि हमारी सोसाइटी में ये बिगाड़ कहाँ से आ रहा है और ताकि इस बिगाड़ को दूर करें। और हमारे जो फैसलाबाद के लोग हैं ये हमेशा प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, ख़ानदानों को जोड़ने वाले लोग हैं। यहाँ पर अगर बिगाड़ आ रहा है तो इस बिगाड़ को दूर करने के लिए सबसे पहले इसकी वजूहात मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद की बहुत ही काबिल एडवोकेट, जो एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं, मुनीबा कंवल, और इसके साथ साथ एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद की। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मुनीबा आप? जी शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाइट कलर पे आपको बहुत सूट कर रहा है Thank और मैं ये you. समझती हूँ कि दिन का आगाज़ हमें ना छोटी छोटी तारीफ़ें करने से करना चाहिए, बिल्कुल एक ऐसे ही दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने से करना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं, अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि फैसलाबाद में तलाक की रेशो बढ़ना ये एक वाकई ही एक अलमिया है। तो बीइंग अ एडवोकेट आप क्या समझती हैं कि कौन से ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमारी ख़ानदानी नॉर्म्स या वैल्यूज़ को मुतासिर कर रहे हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि सबसे जो है जो मेन इशू चल रहा है वो मिसमैच है। ठीक है, मिसमैच यानी कि एक लड़का जो है वो क्वालिफाइड है और लड़की जो है वो अनक्वालिफाइड है। इसमें देखें दोनों का जो है वो एक दूसरे के साथ सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि क्वालिफिकेशन जो है वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस होना आपका जो है, अगर लड़का यूनिवर्सिटीज़ तक उसने एजुकेशन ली है, ठीक है, और लड़की ने नहीं ली, तो उसका माइंडसेट और तरह का है बनिस्बत लड़के के। अगर लड़की यूनिवर्सिटीज़ तक एजुकेशन ली है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन और है, उसमें आपको और किस्म का माहौल मिलता है, ठीक है, आप माइंड जो है आप ओपन माइंडेड होते हैं, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट्स जो हैं और जो ट्रस्ट लेवल है वो और तरह का होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है ये एक सबसे बड़ी जो है रीज़न जो हमारी सोसाइटी में नज़र आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। देखना चाहिए कि लेवल का हो, मेल है फीमेल है वो दोनों क्वालिफाइड हों। देन समटाइम होता है, ऐसे भी होता है कि दोनों जो हैं वो, अगर एक पर्सन जो है वो इतना नहीं पढ़ा लिखा तो दूसरा जो है वो पढ़ा लिखा है, तो कर जाते हैं कंप्रोमाइज़। बात वही आ जाती है कि कंप्रोमाइज़, हमेशा कंप्रोमाइज़ से ही ये रिलेशन चलता आया है और चलता है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर एक बंदा हाइपर है, वो गुस्से में है, तो दूसरे शख्स को मैं समझती हूँ कि खामोश हो जाना चाहिए। उस टाइम जो है उस माहौल को देखते हुए अगर वो खामोश हो जाएगा या उसकी बात एक्सेप्ट कर लेगा, ये सुन लेगा, तो मेरे ख्याल से मामला उधर ही कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह आप बता रही थी कि हमारे यहाँ रिश्तों को मिसमैच तौर पे देखा जाता है। लड़का यूनिवर्सिटी में है तो लड़की हम देखते हैं कि हम उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं चूज़ करते हैं और वालिदैन ये डिसीजन ले रहे होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें, हमारे वालिदैन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखें, वो ये कहते हैं कि हमारे दौर में भी ऐसे होता था, हम लोगों ने रिश्ते गुजारे हुए हैं, हम लोगों ने 30-40 साल जो हैं वो ज़िंदगी के गुजारे, हम लोग भी तो गुजार रहे हैं। एक्चुअली वो होता से था कि तब फैमिलीज जो हैं वो बड़ी होती थी और जो है वो फैमिली सिस्टम ज़्यादा था। आप साथ में चचा ताया सब लोग रह रहे होते थे, तो वो मैनेज करना इजी हो जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, हर बंदा चाह रहा होता है कि उसका एक फैमिली सेटअप अलग हो, ठीक है। फीमेल है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी अलग फैमिली में रह रही हो। अगर मेल है, उसका होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूं। ये बड़ी वजूहात हैं। फिर अगर
मदर की साइड से जो है, अगर मदर की उसने कोई बात सुन लिया तो वो कहेगा जी, फीमेल की साइड से ये कहा जाता है कि नहीं, ये हमेशा अपनी मदर की ही साइड लेता है। तो अगर वो अपनी वाइफ की फेवर में बात कर ले तो वो फिर ये कि वो वाइफ की साइड लेती है। तो ये बहुत सी छोटी छोटी वजूहात हैं मेरे ख्याल से कि अगर शादी के फौरी बाद में लड़का लड़की को अगर सेपरेट कर दिया जाए तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जैसी सोसाइटी है, जैसा दौर जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि इस हवाले से जो है अगर फौरी तौर पर दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, बेशक घर वही हो, अपना खाना पीना अलग हो, तो बाद में जो लड़ाई झगड़े देवरानी देवर और ये तमाम जो इश्यूज रेज हो रहे हैं और जिसकी वजह से ये डिवोर्स की रेशियो जो है वो बढ़ रही है, उसकी रीजन एक ये भी है। अगर ये सेपरेट हो जाए फौरी तौर पे तो ऐसे कोई मामलात ना हो, अच्छे तरीके से एक दूसरे से भी मिलते रहें और आपस में हस्बैंड एंड वाइफ का भी रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव और अच्छे तरीके से चले। बिल्कुल इसी तरह से कंप्रोमाइज भी करना जरूरी है, लेकिन फिर जहाँ पर जरूरत से ज्यादा आपको कंप्रोमाइज करना पड़े तो वहाँ पर रिश्ते जो हैं वो देर तक नहीं चल पाते। मैं समझती हूँ इसमें जो चीजें हम बर्डनाइज्ड होकर कर रहे होते हैं और जो चीजें हम खुशी से कर रहे होते हैं उसमें ह्यूज डिफरेंस होता है। तो इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ दो तरह की राय पाई जाती हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि लव मैरिज अगर कर लिया है तो रिश्ता बहुत अच्छा और आसान गुजरेगा, और दूसरी जानिब वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरेंज मैरिज सेटअप बेहतर है। तो अगर हम तलाक की रेशो में देखें तो ज्यादातर सिनेरियो जो है या पलड़ा किस तरफ भारी आपको लगता है? जो लव मैरिज है, मोस्टली केसेस जो हैं वो डिवोर्स के वो लव मैरिज के आते हैं। लव मैरिज जो है वो पहले ही इतना ज़्यादा वो क्रेज और सारा चार्म जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लव मैरिज मेरे ख्याल से इतनी इफेक्टिव नहीं है बनिस्बत अरेंज मैरिज के। हमेशा आप देखें जब आपके पेरेंट्स की तरफ से डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि वो इस स्टेज से गुजर चुके होते हैं, उनको आइडिया होता है कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं बेटर, ठीक है, उनको बेहतर पता होता है क्योंकि वो सोसाइटी में वो टाइम गुजार चुके हैं, उनको बेहतर पता है। तो आपको नहीं पता, वक्ती तौर पे आपको बहुत वो दिखाए जाते हैं, महल दिखाए जाते हैं, ख्वाब दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन बाद में वो सब कुछ उल्ट होता है, ठीक है। तो मैं तो वैसे लव मैरिज के अगेंस्ट हूँ, मैं तो फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी, और होना भी ऐसे, हाँ अरेंज मैरिज हो उसके बाद लव, जारी बात है आपके हस्बैंड है, आप उससे करें जैसा भी है, लेकिन ये कि लव मैरिज नहीं इतनी इफेक्टिव नहीं है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि उसमें जो है, क्योंकि आपको जो इन लॉज की तरफ से है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको जो है बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, टीज किया जाता है, और फिर जैसे ये घर से भाग के लड़कियां शादी करती हैं, कोर्ट मैरिज करती हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और उसमें आई थिंक कि मोस्टली जितनी भी मैंने देखी हैं केसेस उसमें 1 ईयर बामुश्किल उनका गुजरता है तो वो आ जाते हैं। बल्कि पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था, मैंने ही उनकी शादी करवाई थी और वो आफ्टर 6 या 7 मंथ वो लोग डिवोर्स के लिए आ गए थे। और वजह क्या बनी? मतलब एक रिश्ता है, जब हम किसी रिश्ते के लिए एक फैसला लेते हैं बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। आप चूज कर रहे हैं और उसके बाद 6 से 7 महीने साथ रहने के बाद आपको पता चल रहा है कि अब हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबिलिटी को मीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या रीजंस हैं? उसकी रीजन यही है कि देखें आप अपने, मैं समझती हूँ कि जब आप ऐसा स्टेप लेते हैं अपने पेरेंट्स को जो है वो डिस्करेज करते हैं, उनको जाहिर बात है वो हर्ट होते हैं आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया होता है। तो जब आपके पेरेंट्स नाराज़ होंगे तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। आप देखें कि जब आप चले जाते हैं उस घर में, आपको वक्ती तौर पे तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन वही बात आ जाती है कि फिर छोटी छोटी बातों पे आपको टीज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि तुम तो खुद ही आई हो, ठीक है, हम तो चाहते नहीं थे। तो वो फिर छोटी छोटी बातों पे सास नंदे वो बातें करना शुरू कर देती हैं। झगड़ा, हस्बैंड का भी वो लेवल, ट्रस्ट लेवल नहीं रहता कि अगर ये मेरे साथ है तो पता नहीं किस किस के साथ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं मेरे ख्याल से कि ये कोर्ट मैरिज का तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। कभी भी लड़की को अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट
इस किस्म का स्टेप नहीं लेना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो डे बाय डे रेशियो जो है वो डाइवोर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हमारी सोसाइटी में होना नहीं चाहिए। तलाक को बहुत नापसंदीदा लफ्ज़ समझा गया है और कहा भी गया है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें जो हैं बच्चे जो हैं वो उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है कि हम अक्सर देखते हैं कोर्ट्स में बच्चे मिलने आते हैं फादर से या मदर से, अगर मदर ने रख लिया तो फादर है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस बच्चों का होता है। सम टाइम बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब होते हैं, वो साइको पेशेंट बन जाते हैं इन तमाम वजूहात की वजह से, सिर्फ मदर और पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से। तो मैं समझती हूँ कि इस रिलेशन में हमेशा अगर आपने कर लिया है, ठीक है, तो फिर उसको निभाएं, कुछ अपने आप में ऐसे कैपेबिलिटीज पैदा करें कि आप एक दूसरे को बियर कर सकें, एक दूसरे का गुस्सा बियर कर सकें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो देन ये रिश्ता बहुत बिल्कुल इस तरह से रिश्ते मैंने जिस तरह से आपने बात की है कि कंप्रोमाइज करना चाहिए और वाकई करना भी चाहिए। जब आपके बच्चे हैं, आपने घर को लेकर चलना है, तो मैं समझती हूँ कि छोटी छोटी गलतियों को अगर हम आपको दरगुजर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मुनीबा एक चीज़ आती है हमारे सोशल मीडिया के रोल पे भी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे शादी को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करके बताया जाता है। आपके मिल रहे हैं, आपको चॉकलेट्स मिल रही हैं, और उसके बाद आपके जो हस्बैंड हैं वो तो दाल आटा चीनी की प्राइसेस से नहीं निकल रहा है। तो ये चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने कितना हमारी सोसाइटी को मुतासिर किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को अपने राइट्स के हवाले से अवेयर होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक जानिब ऐसी ख़वातीन भी हैं जो अपने राइट्स को बहुत अच्छे से जानती हैं, समझती हैं और उन्हें यूज़ भी करती हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारी सोसाइटी में ऐसा तबका भी मौजूद है जिसमें ख़वातीन जो हैं उन्हें अपने राइट्स के हवाले से नहीं पता होता। घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, नहीं पता कि कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंप्लेन की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनका घर ना टूटे। घर बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर एडवोकेट मुनीबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुनीबा, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन हो रहा है। एक जानिब वो ख़वातीन हैं जो राइट्स के हवाले से अवेयर हैं, वहाँ पर ये चीज़ हमें कंप्रोमाइज़ नहीं नज़र आती, लेकिन एक जानिब ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता उनके राइट्स का। तो डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे असल रीजंस क्या हैं? मैं समझती हूँ कि जब आप छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा जब स्टार्ट हो जाता है, मेल है अगर वो हाइपर हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो वो फिर जो है वो अपने आप से बाहर हो जाता है। वो फिर इस किस्म की यानी कि जो भी चीज़ उसके हाथ में आई वो उसने अपनी वाइफ की तरफ फेंक दी या उसको मारा, ठीक है। जब वाइफ आगे से बोलेगी, ठीक है, मिसबिहेव करेगी, तो वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगी, तो फिर इस किस्म की जो वजूहात होती हैं उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बढ़ता है, ठीक है। आप देखें कि अगर आपका हस्बैंड गुस्से में है या हाइपर है, बहुत शदीद किस्म की हाइपरनेस, कुछ मेल होते हैं कि वो आप पे से इतना कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं कि वो बोलने में ज़रा भी लिहाज नहीं रखते। तो मैं समझती हूँ कि उनको उन फीमेल्स को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम फुल साइलेंट रहें। अगर वो साइलेंट रहेंगी तो देन इस मामले को जो है वो कूल डाउन फौरी तौर पे किया जा सकता है। अगर वो भी आगे से उसी तरह सेम बिहेव करेंगी तो फिर वो जो है मर्द वो मज़ीद इश्तियाल में आके तो वो फिर कोई ना कोई इस किस्म की हरकत करते हैं कि वो मारते हैं, और वो फिर इस किस्म की भी केसेस आते हैं कि आप देखेंगे फीमेल के कहीं इधर है नील पड़ा है, कहीं इधर चोट लगी है, कहीं सिगरेट लगी है। इस किस्म के भी मेरे पास केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं कि इस हद तक भी तशद्दुद किया जाता है। लेकिन आप देखा जाए तो फीमेल ही गलत नहीं है, मेल में भी थोड़ी सी होनी चाहिए कि वो कम से कम खुद को कंट्रोल कर सकें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। इस हद तक ना जाएं कि आप उठा के जो चीज़ आई और मार दी आपने और आप इतने ज़्यादा तैश में आ गए हैं। ये चीज़ें जो हैं वो कवर करने की ज़रूरत है खुद में, और मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखें औरत पर हाथ उठाना बहुत गलत हरकत है, बहुत चीप, ये मर्द की अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करती है। आप एक तरीके से औरत को समझाएं, उसको इस तरीके से कि भाई ये मेरी चीज़ इधर है या आपने ऐसे करना है वैसे करना है। अगर उसके साथ तरीके से और प्यार से बात कर ली जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक
नौबत आ सकती है कि आप उस पर तशद्दुद करें या उसको मारें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको मिलजुल के आपस में अंडरस्टैंडिंग से चलना पड़ता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके लिए बाकायदा एक्ट जो है 2010 में जो है वो इनेक्ट किया गया था, उसमें बाकायदा इसकी पनिशमेंट भी है। आप देखें उसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपने मुतल्लिका थाने में एप्लीकेशन दे सकते हैं, या ओम्बड्समैन का इदारा बना दिया गया है ताकि तमाम जो खवातीन हैं वो अपनी तमाम कंप्लेंट्स उधर फाइल कर सकें, उधर एप्लीकेशन दें। तो देन भी जो है वहाँ पर भी मैटर सॉल्व कर दिए जाते हैं, और दोनों को बुलाकर बैठा के आर्बिट्रेशन कौंसल बना दी गई है जो सालिस्का के किरदार अदा करती है। उसमें अभी ये न्यू रिसेंट ही जो है ये बनाया गया आर्बिट्रेशन का इदारा, फिर से जो बिल्कुल यानी कि डल हो चुका था, अब उसको दोबारा से एक्टिव किया गया है। तो इस तरह के इदारे भी बनाए गए हैं। अब बाकायदा उसमें साइलस मुकर्रर होता है, और वो आपके दरमियान जो भी छोटी छोटी आपकी जो हैं वजूहात होती हैं उसको वो कंप्रोमाइज के जरिए किसी तरीके से समझा के जो है वो उसको बेहतर तरीके से मैनेज करके तो वो आपस में सुलह भी करा दी जाती है। सुलह की गुंजाइश बचती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी खवातीन को इस वजह से भी चुप करवा दिया जाता है, रिपोर्ट नहीं करने देते कि तुम्हारा घर खराब हो जाएगा या तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, इसके बाद सुलह की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो क्या आपके पास ऐसे वाकयात भी मौजूद हैं जिसमें बाकायदा सुलह हुई है और हस्बैंड वाइफ जो हैं वो हंसी खुशी दोबारा से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे होता है। जब आप कोई भी फीमेल जब आती है खुला के लिए कोर्ट में आती है, तो वो जब कोई केस फाइल करती है तो डिफेंडेंट जिसको यानी कि मेल को जब समन किया जाता है, उसको नोटिस किया जाता है, वो जब कोर्ट में अपीयर हो जाती है तो बाकायदा एक डेट जो है रिकॉन्सिलिएशन के लिए जो है वो मुकर्रर की जाती है। उसमें मसालियत के लिए कि लड़के और लड़की दोनों को सुना जाता है, अदालत सुनती है। उसके बाद वो उनको टाइम भी देती है कि अगर आप इसमें कोई आपकी मसालत हो जाती है, कोई कंप्रोमाइज़ हो जाता है किसी भी इशू पे, सम टाइम जजेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि इनको अप्रिशिएट वो करते हैं कि आप इसमें जो है वो कंप्रोमाइज कर लें, तुम्हारा क्या मसला है या तुम्हारा क्या मसला है। इन छोटी छोटी बातों को जो है आप इग्नोर करें, बच्चों को देखें। और सम टाइम जो है वो लॉयर्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। तो अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि केस फाइल करने के बाद भी आपका कंप्रोमाइज हो जाता है। बल्कि मेरे पास एक केस है तो बड़ी ज़रा फनी सी बात भी हो जाती है कि मेरे पास केस था, वो मेरे पास तकरीबन 2013 में भी था, ठीक है, 15 में भी था और लास्ट ईयर भी था। उस खातून ने 3 बार अपने हस्बैंड से हुला का केस किया, ठीक है। वो जब हुला का केस करती थी, बच्चे का केस करती थी, खर्चे का, तो होता ऐसे था कि वो आ जाता था, वो उससे माफिया मांगता था, वो उनकी सुलह हो जाती थी और वो चली जाती थी। लेकिन फिर वो जाके उस पर उसी तरह वायलेंस करता था, उसे खर्चा नहीं था देता, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम उसके लिए होती थी और वो फिर दोबारा से फिर केस कर देती थी। तो उसने फिर दोबारा केस किया, फिर उनकी सुलह हो गई। अब थर्ड टाइम फिर मैंने उसका केस किया और थर्ड टाइम फिर अब उनकी सुलह हो गई। अब उनका घर जो है वो बस है, अब सही वाली सुलह हो गई है और अब जो आदमी है उसे थोड़ा सा ट्रैक पे लेकर आए हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ खवातीन जो है ना वो अपने डिसीजन में या फैसलों में थोड़ी इमोशनल होती हैं और वो इजीली माफ कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगी कि बीइंग एडवोकेट, जैसा भी आपने एक केस डिस्कस किया है, किन सिचुएशन में खवातीन को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? हाँ, जब आप का हस्बैंड, मैं समझती हूँ कि वो नशावर अशिया इस्तेमाल करता है, शराब नोशी है, ठीक है, आजकल आइस का नशा वो इतना ज़्यादा फेमस है। इस किस्म की जब वजूहात हों और फिर उसके बाद वो आकर एक तो वो गलत हरकत करके आए, फिर उसके बाद आकर वायलेंस भी करे, उसको मारे, उसको तशद्दुद का निशाला इस कदर तशद्दुद करे, तो फिर मैं समझती हूँ कि नहीं, फिर कंप्रोमाइज़ नहीं बनता, ठीक है। जब आप पे बार बार तशद्दुद किया जा रहा है, एक बंदा ठीक है वो माफ़ी मांग लेता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बंदे ने आप पे इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है, मारा है, आप पे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया है,
तो मैं नहीं समझती कि फिर कोई कंप्रोमाइज की रीजन बचती है। बिल्कुल इसी तरह से है। मैं समझती हूँ कि शादी से पहले आप लोगों को अपनी एक डोमेन डिसाइड कर लेनी चाहिए कि आपकी कंप्रोमाइज़ की हद ये है। एटलीस्ट आपको और आपके जो हस्बैंड है आपको एक दूसरे के राइट्स का पता हो, अवेयरनेस का पता हो, तो इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ जो है वो रिश्तों को मज़ीद ख़राब कर देता है। और दूसरी जानिब हम निभा अगर बात करें डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ हम देख रहे हैं हैरेसमेंट। ख़वातीन घर से निकल रही हैं, रोड पे हैरेसमेंट हो रहा है, ऑफिसेज जा रही हैं। तमाम ऑफिसेज में ऐसे मामला नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर ख़वातीन को ऐसे हैरेसमेंट के डिफरेंट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले ख़वातीन को तो हैरेसमेंट की डेफिनेशन के हवाले से पता होना चाहिए कि तो कानूनी रो के लिहाज से हैरेसमेंट के ज़ुमरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हरासमेंट जो है वो उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। जैसे आपको घर में भी हरासा किया जाता है, ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, एफबी के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह के ज़रिए, उसकी तरह फिर सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपको माइंडली टॉर्चर किया जाता है, वो भी जो है वो एक किस्म की हरासमेंट में आ जाती है। वर्क प्लेस पे हरासमेंट है, ठीक है। इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं और उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। तो उसके लिए जो है बाकायदा उसके लिए भी एक्ट जो है वो बनाया गया है। उसके लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी जाती है। आपको जब वर्क प्लेस पे जब हरासा किया जाता है तो उसके लिए हर इदारे की एक इंक्वायरी कमेटी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। वो इंक्वायरी कमेटी जो है विद इन 30 डेज जो है वो आपने उसमें कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। उसमें एक उन्होंने सीनियर मेंबर वुमेन वो लेनी होती है, ठीक है। उसमें कोई एक सीनियर मेल होता है, ठीक है, और साथ में एक जो उनका सीनियर कोई भी हो, ठीक है, यानी कि वो जो समझता हो तमाम मैटर्स को। फिर उसमें एप्लीकेशन जो है वो आ जाती है जिसको यानी कि हरासा किया गया है फीमेल को, वो एप्लीकेशन फाइल करेगी। फिर उसने विद इन 3 डेज उसमें देखना है कि ये मैटर बनता है, उसने इंक्वायरी करनी है। अगर उसमें जो है वो उसकी पनिशमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो उसको सर्विस से जो है वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। और अगर फाइन भी है इसमें, उसको फाइन भी कर सकती है। और अगर इंक्वायरी कमेटी इतनी अच्छी तरीके से इंक्वायरी नहीं करती तो फिर ओम्बड्समैन का इदारा है, आप उधर जा सकते हैं, उधर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बहरहाल ये हरासमेंट की डिफरेंट काइंड्स हैं, उसकी डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर खतून को हरासा किया जा रहा है तो वो चाहे बजाय इसके कि वो अंदर ही घुट घुट के मरे और वो कोई एक्शन ना ले उसके अगेंस्ट, तो ये गलत बात है। बिल्कुल, अपने आप को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने राइट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन रहना आपके पास हमेशा से मौजूद रहना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मुनीबा कमल, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ख़वातीन को अपने राइट्स के हवाले से इतना मजबूत होना चाहिए कि जब भी वो घर से बाहर निकलें, कहीं पर कोई मसला आ रहा है वो रिपोर्ट कर सके और मजबूती के तौर पर मजबूती के साथ तमाम तर मामलात को कॉन्फिडेंट के साथ रिजॉल्व करते हुए दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन हमारी सोसाइटी का एक बुनियादी स्टोन भी है और जिससे खूबसूरती है मैं समझती हूँ कि पूरी सोसाइटी की। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम गर्मा के फ़ौरन से बाद जो है वो शादियों के सीज़न का आगाज़ हो जाता है और इस मौसम में अमूमन शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। और शादी के घर के हवाले से सबसे बात करें तो गोल्ड प्राइस जो है सोने के सेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि घर वाले परेशान रहते हैं कि आज का रेट क्या होगा और कौन सा रेट किस तरह से, और सोने की कीमत जो है उसमें हम देखते हैं कि तसलसल नहीं है। तो आज की कीमतें सोने की किस तरह से रहेंगी, तो ये मैं अपने नाज़रीन को बताती जाऊँ। आज का जो गोल्ड रेट है इसमें 1 तोला जो है वो 3,63,400 रुपये का दिया जा रहा है और इसी तरह से जो 10 ग्राम है वो 3,11,052 रुपये जो है ये आज के गोल्ड रेट की प्राइस है। तो गोल्ड रेट की कीमत हम देख रहे हैं कि इसमें तसलसल नहीं है। कल से आज जो है गोल्ड रेट की प्राइस थोड़ी सी हाई दिखाई दे रही है। आई होप तो कि आने वाले कुछ दिनों में हम थोड़ी सी मार्केट जो है प्राइस के हवाले से डाउन देखें, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अनप्रडिक्टेबल सी सिचुएशन है। तो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और दूसरी जानिब हम बात करते हैं
ई कॉमर्स के हवाले से हम देख रहे हैं कि दुनिया में ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से भी बात करें, एक तरफ हम देखते हैं कि रवायती एजुकेशन है, दूसरी जानिब एजुकेशन के तकाजे भी बदल गए हैं। ऐसे में एक स्टूडेंट की या एक आम इंसान की ज़रूरत ये होती है कि ऐसी फील्ड का इंतखाब किया जाए जिसमें वो अर्निंग भी कर सके, जिसका स्कोप भी ज़्यादा हो, क्योंकि जब भी फील्ड का इंतखाब किया जाता है तो उसका स्कोप आने वाले 10 सालों में समझने की कोशिश की जाती है। ई कॉमर्स के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन टॉपिक पर बात करने से पहले जो हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद असलम ने, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ का हम भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक है, बिल्कुल खैरियत ठीक से? हूँ, आप बताइए जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स के हवाले से। तो अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें या ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी एजुकेशन से फ्री हो गए हैं, अब उनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये होता है कि अब घर वालों के लिए कुछ करना है, अर्निंग करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से नहीं है। अब हमारे पास रह जाती है ई कॉमर्स की फील्ड, इसका स्कोप आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और ई कॉमर्स जो है ना, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अभी 2024 में जो फिस्कल ईयर है हमारा, उसमें $7.7 बिलियन की एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान से। तो इसका जो ग्राफ है तो 2025 के लिए वो बहुत ऊपर है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 25 जब एंड होगा, ठीक है। सो वो कौन कर रहे हैं? वो हमारे जैसे, आप जैसे लोग कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन है कि वो स्टूडेंट जो एजुकेशन से फ्री हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, उस लिहाज से मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में eBay, Etsy, Amazon और बाकी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। खास तौर पे फैसलाबाद में जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं फैसलाबाद में मैन्युफैक्चर होती हैं जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। उनको इंटरनेशनल मार्केट में हम सेल करके बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। हाँ, ये सवाल बहुत ज़रूरी जी, है exactly. और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता जी। कि कहाँ से स्टार्ट करें। और स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके लिए कितनी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक्सपर्टीज को बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जरूरी नहीं है। इवन जो मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैट्रिक के एग्जाम्स दे के छुट्टियों के दौरान हमारे पास आए और अच्छे पैसे उन्होंने 2 से 3 माह में बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी छुट्टियों को कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उनमें पैसे बना सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको एक लैपटॉप की स्किल होनी चाहिए। डेफिनेटली हमारे घरों में लैपटॉप्स होते हैं और उनको बेसिक जो लैपटॉप की हैंडलिंग है वो आती है। तो जिसको बेसिक लैपटॉप की हैंडलिंग आती है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है लैपटॉप की, उस पर काम कर सकता है, ई कॉमर्स में स्टार्ट कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो ई कॉमर्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, उसमें eBay द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे जो है बगैर इन्वेस्टमेंट के या लेस इन्वेस्टमेंट के साथ काम किया जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको फैसलाबाद, सियालकोट, वजीराबाद, मुल्तान इवन और लाहौर, कराची में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कि बड़े ही अच्छे रेट्स पे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं लोकली, और उनको हम इंटरनेशनल मार्केट में बड़े अच्छे रेट्स पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल है कि जिस तरह अभी आपने बताया कि आगाज़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या मैंने अपने सराउंडिंग में ये चीज़ देखी है, एक इंसान है वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से नीश डिसाइड की जाए, टैगलाइन डिसाइड की जाए, कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए। अभी जैसे आपने बताया कि फैसलाबाद में से बहुत सारे मौजूद हैं अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों में स्कोप आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जिनमें भी स्कोप मौजूद है, जैसे कि हमारे मतलब होजरी की आइटम्स हैं बहुत सारी, ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। क्लोथिंग मार्केट हमारी बहुत बड़ी है फैसलाबाद की, आपको पता है स्पेशलिटी है, मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है फैसलाबाद, तो इसमें क्लोथिंग को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके अलावा जो हैंडमेड आइटम्स है ना जी, एटसी पे बहुत ज़्यादा सेल होती है और उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब लेट्स से कि एक छोटा सा क्लोथिंग का पीस है, वो लेट्स से लेडीज शर्ट है, ठीक है। मैं एक आइटम सेल करता हूँ, वो फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी होती है उस पर, और वो $100 की सेल होती है। सही। यानी एक ऐसा पीस जो कि आपको फिर वो ₹100 में आपको मिल जाता है फैसलाबाद में, उसके ऊपर अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, तो वो इतने अच्छे रेट्स पे ऑलरेडी आप सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरत किस चीज की है कि आप किसी स्ट्रक्चर्ड वे में जो है ना लर्निंग करें, किसी ऐसे एनवायरमेंट के साथ कनेक्टेड हो जाए जो कि आपको प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चले। और स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग जब आप ले लेते हैं किसी
ऐसे जो है वो एंटरप्रेन्योर के साथ आप ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करता है और प्रॉपर्ली ट्रेनिंग को भी साथ लेके चलता है और आपको उन मार्केट की निशेस को कैसे फाइंड आउट करना है ये भी आपको बताता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि एटलीस्ट आपको अपने ब्रांड की डायरेक्शन पता हो। अगर हम देख रहे हैं कि आजकल फिजिकल स्टोर्स का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है जितना बिल्कुल हम ऐसे। ऑनलाइन मार्केट को देखते हैं, लेकिन आज से बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन स्टोर्स तो बनाना चाह रहे हैं। फैसलाबाद में ऐसे लोग मौजूद होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ऑनलाइन स्टोर बनाते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप एक्सपर्ट हैं, आपकी मौजूदगी से, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ को हमने बेनिफिशियली तौर पे लेकर चलना है, तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है जब आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं? मैं स्टेप बाय स्टेप इसको हम लेके चलते हैं। पहले तो कौन सी आइटम हमने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है 4 चीजें, प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने याद रख लिए तो आप कोई भी काम अच्छे तरीके से कर ठीक सकते है। हैं, खासतौर पे ई-कॉमर्स की मार्केट में। इसमें सबसे पहले हमने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा वो सिलेक्ट करनी है जिसमें कंपटीशन कम हो। यानी लेट से मैं एक बात करता हूँ, सॉक्स है, और सॉक्स का एक कीवर्ड है। अब यूके में सॉक्स पे 44,000 पीपल बैठे हैं, ईबे की बात करें, ठीक है, ठीक है जी। तो अब 44,000 में आप अगर मतलब उसको सेल करना शुरू करें तो डेफिनेटली डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन अगेन आप उसमें अगर जो है वो डायबिटिक सॉक्स सेलेक्ट है। कर लेंगे तो उसकी मार्केट बहुत कम है, ठीक ठीक है, यानी कंपटीशन बहुत कम है, मार्केट बहुत ज्यादा है, उस पर सेल्स बहुत हाई आ सकती है। यानी सबसे पहला काम है आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, उस प्रोडक्ट को आपने लेस कंपटीशन वाली सेलेक्ट करनी है ताकि इजीली और जल्दी ग्रो कर सके, ठीक है, ठीक है। सेकेंडली जो आपने काम करना है वो आपने अपना जो भी स्टोर आपने बनाना है, चाहे शॉपिफाई पे बना लें, आप ईबे पे बना लें, एटसी पे ठीक है। बना लें, आप अमेजोन पे बना लें, उसको अपने प्रॉपर वे में सीख के बनाना है। ठीक है, यानी बगैर सीखे के, आप बिना सीखे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट्स का उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होगा जितना ज्यादा फायदा आपको सीखने के बाद आपको हो रहा होगा। यानी प्रॉपर गाइडेंस के साथ जब आप टाइटल लगा रहे होंगे, इमेजेस लगा रहे होंगे, ठीक है। आपको अगर नहीं आइडिया कि इमेजेस को कैसे एडिट करना है तो डेफिनेटली फिर काम तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपके लिए। तो इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीजों को मेक श्योर करना है कि आप अच्छे तरीके से इनको लर्न करें और उसके साथ प्रॉपरली लेके चलें। अच्छा, उसके बाद आपकी जो कंपेटिटर की प्राइसेस है उनको भी आपने ध्यान में रखना है। सही, यानी जो बाकी ऑलरेडी आपकी आने से पहले जो लोग सेल कर रहे हैं वो किस रेट पे बेच रहे हैं। अगेन वो 4 पीस वाली बात है कि प्राइस आपने अगेंस्ट जो है वो उनको ज़हन में रखनी है कि किस प्राइस पे सेल करें। हम स्टार्ट में आप थोड़ा कम पे बेच ठीक है। लें, लेस प्राइस पे आप लेस प्रॉफिट पे बेच लें, और देन उसके बाद फिर जब आपकी मार्केट ग्रो करना शुरू कर जाती है डेफिनेटली आप उसको जो है वो कंपटीशन में आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो आखिरी चीज है कि मार्केट कौन सी होनी चाहिए, सही, ठीक है। फैसलाबाद में बहुत सारी आइटम जो बनती हैं, इवन लाहौर में, सब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी आइटम ऐसी बनती हैं जिनको यहाँ पे अगर देखें तो उनके रेट्स बहुत कम है, ठीक है। तो मार्केट डेफिनेटली बहुत ज्यादा काउंट करती है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ऐसी आइटम जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, उनकी वो प्राइस जो फैसलाबाद में अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो बहुत कम है, रुपीस में है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी वही वाली आइटम को यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या इवन यूरोप में जब हम सेल कर रहे होते हैं तो उनकी प्राइसेज जो होती है इतनी हाई होती हैं कि मैं हैरान होता हूँ देखे कि भाई ये देखे यही सेम चीज जो है वो है। अब एक प्रोडक्ट है उसको मैं यूके में बेच रहा हूँ 2.89 पाउंड्स की, सही, वो 20 यूरो की बिक्री है जर्मनी में, ठीक है। तो मार्केट का डिफरेंस ऐसे ही देखिए। मार्केट का इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हम कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपकी रिसर्च होना उसके हवाले से बहुत ज़रूरी है। बगैर इन्वेस्टमेंट के भी क्या ई कॉमर्स का आगाज़ किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। मैं ये समझती हूँ कि इंसान के पास एजुकेशन के साथ साथ स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्किल जो आपको एडवांटेज दे सके, वो स्किल जो आपको एक अच्छा अर्नर बना सके, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और आजकल के दौर के हवाले से जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें आप घर बैठे जो है बगैर इन्वेस्टमेंट किए भी क्या स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी मोहम्मद असलम साहब कि क्या बगैर इन्वेस्टमेंट के हम ई कॉमर्स से अपना आगाज़ कर सकते हैं? अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़े तो मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड होगी? जी बिल्कुल, मैं इलेबोरेट कर देता हूँ इसको। स्टार्ट में जब ई कॉमर्स आप सीखते हैं ना जी, तो आप कोई ऐसी बेसिक स्किल सीख लेते हैं जिसकी मार्केट को नीड है, ठीक है, ठीक है। तो जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप एक स्किल सीख लें। लेट्स से कि अकाउंट क्रिएशन है, मैं ईबे की बात करता हूँ, तो ईबे पे सिर्फ अकाउंट क्रिएशन से हमारे स्टूडेंट्स $100 कमा रहे हैं सिर्फ एक ईबे का अकाउंट क्रिएट करके देने, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट में जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप ईबे के अकाउंट या किसी भी प्लेटफॉर्म के ठीक है। अकाउंट क्रिएशन की, यानी एक नीश की बात करो ना जी, कोई एक टॉपिक आपने पकड़ना है उसमें एक्सपर्टीज ले रहे हैं स्टार्ट में,
तो आपने वहां से स्टार्ट कर लेना है और सर्विसेज देके पैसे बनाने शुरू कर देना। जब आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि आप अपनी कोई छोटी सी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो देन आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और देन अगेन वो गाइडलाइंस के अंदर उसको जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करते हैं, देन उसको आपने स्टार्ट करना है और उसमें आप लेस देन $200-300 आप उसमें अपनी पहली प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। टेस्टिंग करनी है उसकी सबसे पहले, यानी ये नहीं है कि आपने जी मतलब $5-10 हज़ार लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। हमने उसकी मार्केट में टेस्टिंग करनी है। पहले टेस्टिंग करेंगे, उसको स्टार्ट में करेंगे, व्हाइट लेवल में करेंगे, ठीक है जी, देन फिर उसको हम आगे ब्रांड की तरफ लेके जा सकते हैं अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। तो डेफिनेटली जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बेसिक स्टार्टिंग अगर आपकी पास कम इन्वेस्टमेंट है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बड़ी इन्वेस्टमेंट तो क्या ही बात है, डेफिनेटली उस पर फिर आपकी टेस्टिंग भी प्रॉपर हो जाती है और उसके लिए आप आगे जो है वो सर्विसेज भी अच्छी ले सकते हैं उसके लिए, और उसके सर्विसेज के साथ साथ आप आगे उनको अच्छी मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। अगर आपकी एक मार्केट में चल जाती है चीज, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में आप अच्छा सेल कर रहे हैं, देन उसी को प्रोडक्ट को आप यूएस पे लेके जा सकते हैं, उसी प्रोडक्ट को आप यूरोप की मार्केट में भी लॉन्च कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च करने का ये बहुत ज्यादा फायदा होता है कि अगर आपकी एक दफा इकोसिस्टम बिल्ड हो गया ना, आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग होगी, सोर्सिंग से मुराद जहां से आप लेते हैं, जो मैन्युफैक्चरर से आप मेकर से आप आइटम उठाते हैं, मेकर से मुराद है फैसलाबाद में बहुत सी इंडस्ट्री आपको पता है, सियालकोट में, वजीराबाद में कटलरी और इवन सर्जिकल बहुत ज्यादा है, सियालकोट में स्पोर्ट्स है स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तो ये वाली सारी आइटम्स की अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी हो गई है, आपको अच्छे रेट पे आइटम मिल रही है, दैट्स वेरी गुड। उसको उठा के आप अपने वेयर हाउस में रखवा देते हैं यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो वहां पे जब आपके वेयर हाउस में आइटम पड़ी होती है, वहां से रिटेल में 1 by 1 सेल होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका इकोसिस्टम डेवलप हो गया कि आपका वेयर हाउस भी बन गया, आपकी आइटम्स भी वहीं पे पड़ी हैं, आपके प्लेटफॉर्म भी मिल गया, eBay, Etsy, टिकटॉक शॉप, या आपकी अपनी वेबसाइट में। बिल्कुल, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि सबसे ज्यादा बेहतरीन क्या रहता है, वो लोग जो इस फील्ड में नहीं है, क्या उन्हें डोमेस्टिक टारगेट ज्यादा अचीव करने चाहिए या इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही आपका रेलिवेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमने ना रुपीस में कमाना छोड़ देना, मैं ये समझता हूँ, ठीक है जी, जो मेरा व्यू है, मैं भी आप इससे डिफर करें। रुपीस में जब कमाएंगे ना तो रुपीस ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन जब डॉलर्स में आप अर्न कर रहे होंगे तो डॉलर्स में जब कन्वर्जन रेट लगता है ना, ठीक है, मेरी एक आइटम मुझे 200 से अगर कम कॉस्ट कर रही है, या मतलब लेट्स से 1000 तक कॉस्ट कर रही है, तो मैं उसको अगर 5000 में डॉलर्स में यूएस डॉलर्स में सेल कर रहा हूँ ना, मतलब तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। आपको पता है कि जो फॉरेन कंट्रीज है ना, वहां पे यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया में उनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। पाकिस्तान में अच्छे हैं, बहुत अच्छी ई कॉमर्स मार्केट बहुत ग्रो कर रही है, ठीक है, लेकिन अभी बाइंग कैपेसिटी हमारी उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेरिजन विद यूएस और मतलब अदर कंट्रीज, ठीक है। तो उसमें फिर हमें जो है वो बहुत ज्यादा मार्जिन वहां से मिल जाते हैं, इसलिए वहां पे उनको वहां पे मार्केट करना, वहां पे सेल करना बहुत अच्छा है। तो जब आपका एक सर्कल डिफाइन हो जाता है ना, जब आपका एक इकोसिस्टम बन जाता है, देन आप 4-5 मार्केट जो है ना प्लेसेस पे उनको अच्छे से सेल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ा प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल इसी तरह से अगर स्मॉल बिजनेस के हवाले से बात करें, या मैं जितना सोशल मीडिया पे देखती हूँ, मुझे स्मॉल बिजनेस में कैंडल बहुत ज्यादा देखती हूँ कि कैंडल बिजनेस बहुत अच्छे खवातीन इस चीज को आगे लेकर चल रही हैं, इसके साथ ज्वेलरी के बिजनेसेस हैं, लेकिन बात ये आती है कि हमें राइट प्लेटफॉर्म नहीं पता होता। हम सोचते हैं कि पहले वेबसाइट डेवलप करेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बाय करेंगे, फिर रील्स बनाएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर हमारा ब्रांड सेट होगा, और इट्स अ ह्यूज लॉन्ग जर्नी। और ऐसे में फिर हम प्रेफर कर देते हैं कि चलो जॉब कोई तलाश की जाए। तो इसका बेहतरीन हल किस तरह से एक ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए, एक स्टोर को स्टैब्लिश करने के लिए एटलीस्ट हमें कितना टाइम देने की जरूरत है? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आपको ब्रांड स्टार्ट करने के लिए ना, सबसे पहले अगेन उसी बात पे आता है कि टेस्टिंग जरूरी है, ठीक है। आप कोई भी चीज टेस्टिंग के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कुछ भी लॉन्च करना है, उसके लिए पहले टेस्टिंग, स्मॉल पोर्शन को आप टेस्ट करेंगे, फ्री सैम्पलिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। जब उनको मार्केट प्लेसेस पे सेल करेंगे तो डेफिनेटली वहां से आप अच्छा मार्जिन जो है वो अर्न करेंगे। आपकी एक बात जो है मुझे जो है वो स्किप ना हो जाती, तो आपने वो याद करवा दिया कि हमारी जो फीमेल्स है ना, वो घर पे बैठ के बहुत ही अच्छे जो है ना डॉलर्स बना सकती हैं, ठीक है। वो कैसे बना सकती हैं? डेफिनेटली उन्होंने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अपना स्टोर बनाना है, ठीक है, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करने के बाद आपने उनको मार्केट करना है और सेलिंग स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ABC से आपने स्टार्ट करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आप eBay, Etsy, टिकटॉक शॉप पे आप आसानी के साथ, बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो सर्विसेज से पहले स्टार्ट अगेन करना है, फिर उनको आप आसानी के साथ घर से बैठ के, हमारी बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो कि घरों में बैठ अच्छे पैसे बना रही हैं और घर से बैठ के सीखा है उन्होंने, यानी कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, खवातीन जो हैं वो अपना बिजनेस सेट कर
सकती हैं, थोड़ी सी स्किल्स देखकर, थोड़ा रिसर्च कर इस फील्ड में आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब फॉर Thank you जॉइनिंग very अस इन दिस much. प्रोग्राम। आपकी बातों ने हमारे नाज़रीन को मोटिवेट भी किया होगा और बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन भी होगी, उन कंफ्यूजन को भी दूर किया होगा। अपना बिजनेस स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, जो आपको आगे करियर में बेहतरीन फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।